हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिक्स के चैप्टर 2 फेडरलिज्म को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब क्या है? वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब है कि जब हम सेंट्रल अथॉरिटी में डिवाइड करें एक तो हम पावर को, और दूसरा हम स्टेट लेवल पर या फिर हम कह सकते हैं प्रोविंशियल लेवल पर। अब यहाँ पर जो हमने वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स इसीलिए लिखा है क्योंकि कहीं पर जो है स्टेट्स को प्रोविंसेस भी बोला जाता है। हमें जो है एक कॉमन टर्म चाहिए थी, तो इसलिए यहाँ पर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स लिखा है। जो फेडरलिज्म है वो एक इस तरह की गवर्नमेंट होती है जिसमें जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड होती है। यूजुअली फेडरेशन हैज़ 2 levels ऑफ गवर्नमेंट। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल आएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। The others are government of the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administration of their state। यानी कि यूजुअली क्या होता है, जो फेडरेशन होती है उसके हमेशा 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। एक जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो होती है पूरी कंट्री के लिए, जो पूरी कंट्री के लिए हित में जो है कोई भी डिसीजन लेती है, और वहीं दूसरी होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट या फिर हम कह सकते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि हमारे स्टेट या फिर प्रोविंसेस के लिए डिसीजन लेती है। अब यहाँ पर जो है हमारी 2 तरह की गवर्नमेंट होती है। पहली होती है फेडरल गवर्नमेंट, दूसरी होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। यहाँ पर जो इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है, चलिए एक बार इनको भी देख लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट हैज़ 2 levels वेयर एज यूनिटरी गवर्नमेंट हैज़ 1 level मोस्टली सेंट्रल। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट में जो है हमारे 2 levels होते हैं, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। लेकिन वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ यूनिटरी गवर्नमेंट की, तो उसमें सिर्फ एक लेवल होता है जो कि होता है हमारा सेंट्रल लेवल। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो पावर होती है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होती है, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। जो पावर होती है वो ज़्यादा सेंट्रल लेवल के पास होती है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की पावर होती है। उसे किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जो है बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यूनिटरी गवर्नमेंट में, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी खुद की कोई पावर नहीं होती है। फेडरल गवर्नमेंट जो है कौन कौन सी कंट्री में हमें देखने को मिलता है? इंडिया, यूएसए। वहीं अगर हम बात करें यूनिटरी गवर्नमेंट की, वो हमें देखने को मिलती है ब्रिटेन और फ्रांस में। अब यहाँ पर जो है जहाँ पर हम आगे जब बढ़ेंगे एक वर्ड आएगा ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब जो है मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ, ज्यूरिसडिक्शन इज़ द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब अगर हम 2 वर्ड्स में दें तो वो होगा लीगल अथॉरिटी। यानी कि एक सीमित जगह तक जब किसी एक का राज चलता है, या फिर हम कह सकते हैं जब किसी एक सीमित जगह तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल गवर्नमेंट का राज चलता है, उसी को हम बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर्स के बारे में, जो कि हमारे पास 7 फीचर्स हैं। अब हम उन्हें 1 by 1 पढ़ते हैं। फर्स्ट फीचर इज़ देयर आर 2 or more levels ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जो फेडरल कंट्री होती है उसमें 2 लेवल तो होते ही होते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो है 3 लेवल हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो कहने को तो अलग अलग है, यानी कि अलग अलग टायर्स है हमारे गवर्नमेंट के, लेकिन वो गवर्न किसे करिए? सेम सिटीजन्स को। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी हमारे हित के लिए डिसीजन ले रही है, और वहीं अगर हम बात करें हमारे स्टेट गवर्नमेंट की, तो वो भी हमारे हित के लिए डिसीजन ले रही है। थर्ड फीचर इज़ द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ ईच लेवल आर कॉन्स्टिट्यूटेड, दिस एक्सिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। यानी कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट है उनकी जो लीगल अथॉरिटी है, उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से लिखा हुआ है। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर जो है पढ़ सकता है।
Constitution's fundamental provisions can't be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels. यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजंस हैं उनको कोई भी एक गवर्नमेंट जो है चेंज नहीं कर सकती, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है अकेली, ना ही स्टेट गवर्नमेंट। दोनों का ही कंसेंट होने मतलब दोनों की ही हामी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ Judiciary has power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. Example, Supreme Court in India. यानी कि जो हमारी जुडिशरी है उसके पास इतनी पावर है कि वो अगर किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन से कोई दिक्कत होती है तो वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का सही मतलब बताती है। अगर उसको पावर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसको बताते हैं कि कितनी पावर किसके पास है और ऐसा काम कौन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सुप्रीम कोर्ट। Sources of revenue पर each level are clearly specified to its financial autonomy. यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है अब वो जो है पूरे कंट्री से जो है टैक्स ले रही है, सो इसीलिए उसको जो है अपना रिवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। द लास्ट फीचर इज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स। डुअल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज़ जो हमारे फेडरलिज्म है वो हमारी यूनिटी की किसी भी कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करता है। एंड द सेकेंड इज़ टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। यानी कि जब किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, वो रिलीजन से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, सो उसके एडजस्टमेंट में भी जो फेडरलिज्म है वो हेल्प करता है। एक बिल्कुल अच्छे फेडरल सिस्टम में जो है दो चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट। यानी कि दोनों का एक दूसरे पर विश्वास होना और दोनों की एक दूसरे की बात के लिए एग्री होना। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म की। जो फेडरलिज्म है वो कितने टाइप्स की होती है। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। यानी कि अब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की पावर होती है वो भी कहीं कहीं पर ज़्यादा कम हो सकती है। सो वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिफरेंट हो सकती है। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। सो हमारे पास जो है दो तरह की फेडरेशन है। फर्स्ट इज़ कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड सेकेंड इज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब हम इन दोनों को वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन की। हमें जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं या फिर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एक साथ आके फेडरेशन यानी कि हमारा फेडरेशन सिस्टम बना रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। यानी कि जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं वो एक साथ आकर एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए यानी कि हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम यूएसए के नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सारी स्टेट्स जो है यूनाइट होके अमेरिका को बना रही है। अब वो ऐसा क्यों करती है? वो ऐसा इसलिए करती है जिससे कि वो अपनी सिक्योरिटी को जो है इंक्रीज़ कर सके और अपनी यूनिटी को दिखाकर जो है तो कोई भी उस पर अगर अटैक करने का सोचे जो तो इसीलिए वो उन पर अटैक करने से पहले बहुत बार सोचे। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर। यानी कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यानी जो हमारा सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट होती है और जो हमारे स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट होती है उनके पास इक्वल पावर होती है, किसी के पास ज़्यादा कम पावर नहीं होती है। सेकेंड इज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो कि हमारा फॉलो होता है इंडिया में। लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें जो पावर होती है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होती है, लेकिन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इसके पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है। सो इसमें जो है इस फेडरेशन सिस्टम में हमें देखने को मिलता है कि दोनों के बीच में अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इंडिया के साथ साथ हमारा बेल्जियम और स्पेन में भी फॉलो होता है। अब बात करते हैं कि जो इंडिया है वो कैसे एक फेडरल कंट्री है। इंडिया हैड emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states became a part of the country. The constitution declared India as a union of states. Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principles of federalism. यानी कि जब हमारा जो देश था आज़ाद हुआ था यानी कि 1947 के बाद बहुत सारे नए नए जो स्टेट्स थे वो
हमारी कंट्री में आकर जो थे जुड़ गए थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडिया के साथ जो है फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन अगर हमने पीछे सात के साथ फीचर्स पढ़े और हम अपनी कंट्री को जो है कि चार ढाल को देखेंगे तो हमें वो सातों के सातों फीचर अपनी कंट्री में दिखाई देंगे, और वो हमें बताते हैं कि जो हमारी कंट्री है वो फेडरेशन सिस्टम फॉलो करती है। बट वी कैन सी ऑल दिस फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमने पहले सात फीचर्स जो हमने फेडरलिज्म के पढ़े थे ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंडिया में जो है फॉलो होते हैं। सो इसलिए जो इंडिया है एक फेडरल कंट्री मानी जाती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ज़्यादातर जो है हमें सिर्फ 2 टायर सिस्टम है जो है गवर्नमेंट के देखने को मिलते हैं, यानी यूनियन गवर्नमेंट यानी कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बाद में जाकर जो है एक और टायर जो है यानी कि एक और पार्ट जो है ऐड हुआ था, वो था हमारा लोकल गवर्नमेंट, जो कि हमारा डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। गांव के लोगों के लिए पंचायत और जो शहर के लोग थे उनके लिए म्यूनसिपैलिटीज़। These different types enjoy separate jurisdiction, thus the constitution contains 3 lists: union list, state list and concurrent list। यानी कि ये तीनों ही तरह की जो गवर्नमेंट होती है ये खुद का जुरिस्डिक्शन जो है एंजॉय करती है, खुद की लीगल अथॉरिटी एंजॉय करती है। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारी 3 तरह की लिस्ट आती है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट की। नाम से ही पता चल रहा है कि इसको कौन बनाता है, इसके जो लॉज हैं उसको कौन बनाता है, वो बनाती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट। अब इस यूनियन लिस्ट में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं: डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी एक्सेट्रा। यानी कि फॉर एग्जांपल जो हमारी आर्मी है वो पूरी कंट्री की तो एक ही आर्मी है ना, हर एक स्टेट पे वेरी नहीं करते, हर एक सिटी पे वेरी नहीं करते, पूरी कंट्री की हमारी एक ही आर्मी है। सो इसलिए जो डिफेंस ऑफ द कंट्री यानी कि हमारी आर्मी जो है वो यूनियन लिस्ट में एज अ सब्जेक्ट ऐड हुई है। अब सेकेंड इज़ हमारी करेंसी। करेंसी जो है वो भी हमारे इंडिया में एक ही है, ऐसा तो नहीं है कि जो उत्तराखंड में जो है रुपीज़ चल रहा है, कर्नाटका में डॉलर चल रहा है, ऐसा नहीं है। हर जगह एक ही तरह की करेंसी जो है यूज़ होती है। अब बात आती है कि हम सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स को जो है क्यों अपनी यूनियन लिस्ट में ऐड करते हैं। बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर थ्रू आउट दी कंट्री। यानी कि कुछ मैटर जो है ऐसे होते हैं कि उनको जो है सिंगल ही रखना पड़ता है। अगर हम उनको जो है बहुत सारे नंबर्स उसमें नंबर्स जो है उनका ऐड कर देंगे या फिर बढ़ा देंगे, सो उससे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम करेंसी बढ़ा देते हैं, सो अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो, सो सबसे पहला काम तो हमारा यही होगा कि हम अपनी करेंसी को चेंज करवा लें, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बेटर ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड इज़ स्टेट लिस्ट। इसमें लॉज कौन बनाता है? इसमें हम बनाती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? इसमें आते हैं हमारा पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। अब फॉर एग्जांपल जो पुलिस होते हैं वो हर एक स्टेट की तो अलग होती है। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड पुलिस, इस तरह से अलग अलग, मतलब जो स्टेट की पुलिस होती है वो अलग अलग होती है, हर स्टेट की पुलिस अलग अलग होती है। सो इसलिए इस जो सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में ऐड हुआ है। और जो जुरिस्डिक्शन होता है वो किसका होता है? वो होता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट का। और स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट में अलग अलग होती है। एंड द लास्ट लिस्ट इज़ कंकरेंट लिस्ट। इसमें जो लॉज है वो कौन बनाता है? वो बनाती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि दोनों ही मिलकर कॉन्करेंट लिस्ट के जो लॉज हैं वो बनाती हैं। इसमें जो है हमारे शादी ब्याह से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिजेस, एडॉप्शन एंड सक्सेशंस। अब जो अगर हम एक स्टेट से दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमें वहाँ के जो है मैरिज यानी मैरिज रिचुअल्स में भी जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि एक जगह पर जो है इस तरीके से शादी हो रही है, लेकिन दूसरी जगह पर शादी हो रही है लेकिन थोड़े अलग तरीक़ों से। सो इसलिए जो है हमारी कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कुछ बहसबाजी हो जाए, सो किसकी तो जो लॉज हैं वो जो लॉज बनाए गए हैं वो किसके माने जाएंगे? वो माने जाएंगे हमारी यूनियन गवर्नमेंट की। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास थोड़ी सी कम पावर रह गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब इन 3 लिस्ट के बाद जो हमारे कुछ और सब्जेक्ट्स जो थे रह गए थे, जिन्हें हम बोलते हैं प्यार से
रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें जो है हमने इन 3 लिस्ट में ऐड नहीं किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, यानी कि जो हमारी टेक्निक ओरिएंटेड चीज़ें थी वो रह गई थी, क्योंकि उस टाइम पर जो था हमें ये पता नहीं था कि कभी ऐसी टेक्निकल चीज़ें भी आएंगी। सो ये चीज़ें जो थी रह गई थी। अब जब इनके बारे में भी पता चला, सो इन्हें जो है अलग से ऐड कर दिया गया और इनका नाम रख दिया गया रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। और इस पे लॉज कौन बनाता है? इस पे भी लॉज बनाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। हम यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको फिर से ज़्यादा पावर दे दी गई है। अब बात करते हैं इंडियन स्टेट्स एंड फेडरलिज्म की। अब सबसे पहले बात आती है कि हमारे इंडिया में जो है कितने स्टेट्स हैं और हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। सो हमारे जो है 28 स्टेट्स हैं और हमारी 28 हमारे स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स हैं और 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, यानी कि जो हमारा इंडिया है उसमें ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के पास इक्वल पावर हो। सम स्टेट्स इन्जॉय अ स्पेशल स्टेटस, यानी कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारा असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, ये सब जो हैं स्पेशल पावर्स इन्जॉय करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? वो है हमारा आर्टिकल 371। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इन्हें बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं इस आर्टिकल के तहत। और क्यों दिए गए हैं? ड्यू टू देयर हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, यानी कि उनकी हिस्ट्री की वजह से या फिर उनके किसी भी चीज़ को देखते हुए जो है वो कुछ स्पेशल पावर्स उनको ग्रांट करते हैं। These special powers are especially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous people, their cultural and also preferential employment in government services. Indians who are not permanent residents of the states can't buy a land or house here. यानी कि ये जो स्पेशल पावर्स इन्हें दी गई है, ये एक कारण ये भी है कि इन्हें क्यों दी गई है। इसका कारण है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो अपने वहाँ के लोगों के लिए जो है उनका लैंड राइट जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उनका जो ज़मीन से रिलेटेड जितना भी किस्सा है उसको प्रोटेक्ट करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। और जो लोग उस स्टेट के, उस पर्टिकुलर स्टेट के रहने वाले नहीं होते हैं, वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट नहीं होते हैं, वो वहाँ पर लैंड या फिर कोई घर नहीं खरीद सकते। ऐसा वहाँ पर लॉ बनाया गया है जिससे कि वो अपने वहाँ के लोगों को जो है प्रोटेक्ट कर सके, अपने वहाँ के लोगों को जो है ज़मीन है वो दे सकें। इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज़, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटल पावर, यानी कि कुछ यूनिट्स जो है हमारे इंडियन यूनियन में वो कुछ ऐसी यूनिट्स भी हैं जो बहुत थोड़ी सी पावर जो है शेयर, मतलब जो उनके पास बहुत थोड़ी सी पावर होती हैं। अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, सो हम इनको जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकते और हम जो है इनको एक एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ भी मर्ज नहीं कर सकते। सो हमने जो है इनको अलग से ही नाम दिया है यूनियन टेरिटरीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा चंडीगढ़, लक्षद्वीप और हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली, ये सब हमारी यूनियन टेरिटरीज़ कहलाती हैं। इनके पास जो है जैसी पावर स्टेट के पास होती है, हमारे स्टेट्स के पास होती है, वैसी पावर्स उनके पास नहीं होती है। इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है और इन स्पेशल पावर्स को कौन हैंडल करता है? वो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। इन एरियाज़ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्पेशल पावर्स, स्पेशल लॉज जो है बनाती, स्पेशल पावर्स इनको देती है। अब हम यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर से ज़्यादा पावर दे दी गई है। हाउ टू मेक चेंजेस टू दिस पावर अरेंजमेंट, यानी कि अगर हमें कुछ चेंज करना हो इस पावर अरेंजमेंट में तो क्या क्या प्रोसीजर हमारा लगेगा। अब क्योंकि जो पावर है वो हमारे सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच में डिवाइड हो रही है, सो जो पार्लियामेंट है वो अकेला किसी भी अरेंजमेंट को है चेंज नहीं कर सकता। उसके लिए किसी भी अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए हमारे 2 स्टेप लगेंगे। फर्स्ट इज़ any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority.
यानी कि जो हमारे पार्लियामेंट के दोनों घर हैं, हमारा लोकसभा और हमारा राज्यसभा, उन दोनों में की जो मेजॉरिटी है वो 2/3 होनी चाहिए। फिर अगर उनकी 2/3 मेजॉरिटी हो जाती है देन उसके बाद वो स्टेट लेवल पर जो है आनी चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे जो 28 स्टेट्स हैं, सो उनमें से जो हमें एटलीस्ट हाफ की मेजॉरिटी चाहिए। यानी कि अगर अब 28 है तो हमारे 14 स्टेट्स का जो कंसेंट है वो ज़रूरी है किसी भी अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए। रोल ऑफ जुडिशरी का रोल क्या है? ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की किसी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बात समझ में नहीं आ रही है, सो वो उसको समझाने का काम करता है। कौन करता है? जुडिशरी। अगर किसी को जो है पावर के बेसिस पर, पावर के डिवीजन पर कोई गलत बात लगती है, सो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर जो है अपने इस डिस्प्यूट को क्लियर कर सकता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास इतनी पावर होती है कि वो जो टैक्स है वो थोड़ा बढ़ा दे, जिससे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभा सके। If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the institution of India. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of the democratic politics in our country. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together become shared ideals in our country. Let us look at some of the major ways in which this happened. यानी कि अगर कोई भी फेडरल एक्सपेरिमेंट जो है इंडिया में सक्सेस पा लेता है, सो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से नहीं होता, ये होता है हमारी कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की वजह से, उसके लोकतंत्र के नेचर की वजह से। और ये जो है हमारे अंदर एक फेडरलिज्म की इच्छा स्पिरिट जो है जागृत करता है। जो हमारा फेडरलिज्म का सिस्टम होता है वो जितनी डाइवर्सिटी होती है कंट्री में उसको जो है पूरी अच्छी तरह से जांचता है, भांपता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, और जो लोग हैं उनको साथ लेकर चलने की जो है बात करता है। सो अब जो है हम कुछ टेस्ट पढ़ेंगे जो कि हमारे हुए थे। फर्स्ट टेस्ट है हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट्स। फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री का सबसे पहला और सबसे बड़ा टेस्ट था ये। बहुत सारे चेंजेस जो थे वो हमारे 1947 यानी हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हुए। बहुत सारे जो पुराने स्टेट्स थे वो मतलब उनको जो है हटा दिए गए, वो नष्ट हो गए और नए नए स्टेट जो हैं फॉर्म हो गए, बन गए। अब इस चेंज का जो है क्या मोटिव था? टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द स्टेट। यानी कि इस चेंज का मोटिव ये था कि वो ये एंश्योर कर सके कि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग सिर्फ एक ही स्टेट में, यानी कि एक स्टेट में सिर्फ एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहें, एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग ना रहे। डाइवर्सिटी थोड़ी कम करने की सोची। फॉर रिकग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी। उन्होंने जो है ये इस चेंज के पीछे एक और कारण था, वो था हमारा कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी। इन सब के बेसिस पर जो थे उन्होंने स्टेट्स को जो है किसी नए नए स्टेट्स बना दिया, या फिर पुराने स्टेट्स को हटा दिया। अब जब ये सब हो रहा था, जब स्टेट जो थे वो डिवाइड हो रहे थे, सो उस टाइम पर कुछ नेशनल लीडर जो थे उनको इस बात का डर लगने लगा कि अगर स्टेट्स जो थे वो बट गए या फिर नए नए स्टेट्स आ गए और इस तरह का बंटवारा टाइप हो गया, सो जो कंट्री की यूनिटी है वो बर्बाद हो जाएगी। जो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने इस बात को कुछ टाइम के लिए टाल दिया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स पर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम कोई भी स्टेट नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर बाद में जाकर जो है उन्हें ऐसा करना पड़ा। और जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि इन लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फॉर्मेशन के बाद, इन लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बनने के बाद जो कंट्री थी वो लेस यूनाइटेड के बदले मोर यूनाइटेड हो गई। यानी कि कम होने की बजाय उसमें यूनिटी और ज़्यादा आ गई। उसकी वजह से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी हो गया। अब हमारा जो सेकंड टेस्ट है वो है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी। ये हमारा इंडियन फेडरेशन का सेकंड टेस्ट है। और सबसे पहली बात ये आती है कि हमारे पास कोई नेशनल लैंग्वेज ही
नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब जिनको हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स, अगर हमें कोई सरकारी काम करना है, हमें कोई गवर्नमेंट काम करना है, सो उसमें जो है हम इन 2 भाषाओं का यूज़ कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी सिर्फ 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और हमारी कुछ 22 लैंग्वेजेस जो हैं उनको शेड्यूल किया गया है, यानी कि इन भाषाओं को जो है थोड़ी सी ज़्यादा मान्यता दी गई है। हिंदी को मिलाकर जो 22 भाषा है और हिंदी को एक्सक्लूड करके 21 भाषाएं हैं। स्टेट्स की जो है खुद की ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी होती है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना भी ज़्यादातर गवर्नमेंट का जो काम होता है वो इन दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ही होता है। अब यहाँ पर जो एक बात आती है कि अगर आपको जो है कोई भी सेंट्रल लेवल का जो है एग्ज़ाम देना है, सो आप जो है इन 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज जो है चूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम देने के लिए। केस ऑफ 1965, ये हमारा भी सेकंड टेस्ट ही चल रहा है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वॉज टू स्टॉप इन 1965। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, जो हमारी इंग्लिश यानी कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका यूज़ जो था वो 1965 में रोक दिया गया था कि क्योंकि सबको ऐसा लगने लगा था कि जो इंग्लिश है वो अपनी भाषा थोड़ी है, वो तो अंग्रेज़ों की भाषा है, अंग्रेज़ अपने साथ लाए थे। अब वो खुद तो चले गए लेकिन अपनी भाषा छोड़कर चले गए। But as Hindi is only spoken by 40% of India, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. यानी कि लेकिन जो हमारी पूरी कंट्री है उसमें से सिर्फ 40% लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं। बाकी के जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उन्होंने ये डिमांड किया कि जो इंग्लिश है उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो है हमें फिर से उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अब इससे पहले जो है इंग्लिश को कंटिन्यू करते ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर तमिलनाडु में जो था ये मूवमेंट एक वायलेंट फॉर्म ले लेता है, यानी मार धाड़ वाली बात आ जाती है। और फिर इस चीज़ को देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने ये बात जो थी वो मान ली कि वो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी के साथ ज़रूर जोड़ेंगे। ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इन दोनों ही लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। अब हमारा जो थर्ड एंड लास्ट टेस्ट था वो था हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन। Restructuring the center-state relations strengthens federalism, but how the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. For a long time, one party ruled both the center in most states. यानी कि जो हमारा सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशन है उसने फेडरलिज़म को जो है और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। लेकिन जो हमारे पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है ये तभी जो है अच्छे से हो पाता है जब हमारी जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो रूलिंग लीडर्स है वो इस अरेंजमेंट को, ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको फॉलो करे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अरेंजमेंट है उसको अच्छे से फॉलो करे, तभी हमारे जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से चल पाएगा। और बहुत पहले से जो है बहुत लंबे समय तक ये देखा गया था कि एक पार्टी जो थी वो सेंटर पे भी रूल करती थी और स्टेट पर भी रूल करती थी। State government did not exercise their rights as a federal units. The center tried to undermine the power of the states, which was ruled by different party. This undermined the spirit of federalism. यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसके पास खुद की पावर होती ही नहीं थी, और अगर जो सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट थी अगर वो इलेक्शन में हार जाती थी तो वो स्टेट लेवल को भी जीतने नहीं देती। यानी कि अगर स्टेट लेवल स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जो थी वो जीत भी गई तो वो फिर से इलेक्शंस करवा देती थी ताकि वो खुद जीते। मतलब बात कुल मिलाकर इतनी थी कि वो खुद ही जीतती थी एक तरह से। स्टेट गवर्नमेंट या तो जीतती नहीं थी या फिर जीतती थी तो वो दोबारा इलेक्शंस करवा देते थे। सो इसकी वजह से जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा अंडरमाइन हो रहा था, उसको थोड़ा प्रेशराइज यानी दबाया जा रहा था। सो आफ्टर 1990s कोलिशन एरा, यानी कि 1990s के बाद आया हमारा कोलिशन एरा। कोलिशन का मतलब होता है जब बहुत सारी पार्टीज़ मिलकर जो है एक ग्रुप
बना लेती है। सो उसी तरह की गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कोलाइशन गवर्नमेंट। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि हमारी कंट्री के बहुत सारे स्टेट्स में जो है नई नई पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइज देखने को मिला, नई नई पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें बनती हुई दिखाई दी। No single party got a clear majority in the Lok Sabha. The major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form government at the center. यानी कि अब किसी एक सिंगल अब पार्टी जो थी वो इतनी सारी हो गई थी, तो किसी एक पार्टी को जो थी मेजॉरिटी नहीं मिल पाती थी। सो इसीलिए बहुत सारी पार्टी जो थी वो मिलकर एक ग्रुप बना लेती थी, जिसे हम बोलते हैं अलायंस। और इस तरह की गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कोलाइशन गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल पर जो थी वो सारी पार्टीज एक साथ आकर अलायंस बना लेती थी, जिससे कि उनकी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी ना मिलकर उनके अलायंस को मेजॉरिटी मिल जाती थी। अब इस कोलाइशन गवर्नमेंट का बेनिफिट क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से सॉर्ट आउट करके रखती है, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी पावर शेयर अच्छे से होती है, रिस्पेक्ट भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस कोलाइशन गवर्नमेंट की फॉर्म को सपोर्ट करती है। डिफ़िकल्ट फॉर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अब स्टेट गवर्नमेंट को जो है दबा नहीं सकती, उसको प्रेशराइज नहीं कर सकती। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।